मैंने 4 ऑप्शन दिए और मैं आपको प्रश्न ये दे रहा हूं कि निम्न में से या अधोलिखित शब्दों में किस शब्द में केवल एक ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? क्यों है? ये मैं बता चुका हूं इसलिए गड़बड़ हो गई। आपका उत्तर सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन होता क्या है, सामान्यतया मैं विद्यार्थियों को देखता हूं, वो क्या करते हैं कि जब आपसे पूछते हैं कि निम्न में से किस शब्द में 2 उपसर्ग है, तो वो क्या करते हैं, इंच टेप लाकर के मापने लग जाते हैं कौन सा बड़ा शब्द है, क्योंकि छोटे में 2 घुस नहीं सकते। अब हमें ये ध्यान, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, मैं बार बार कह रहा हूं, सम उपसर्ग है, आ मूल शब्द है, धी आ उपसर्ग है, सम उपसर्ग है और धी मूल शब्द है। और धी का भी कोई संस्कृत वाले विश्लेषण करते हैं तो धा धातु है, दुधाएं और किप प्रत्यय है। हिंदी वाले घबराना मत। तो शब्द को हम कई से खोल सकते हैं, शब्द का हम विभाजन कई से कर सकते हैं, यही महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि भाषा के व्यक्ति के पास और होता क्या है, वो शब्दों का जो है स्पेशलिस्ट होता है, डॉक्टर होता है वो। जैसे डॉक्टर एक चीज को खोलता है और उसको वापस जोड़ भी देता है। तो इसी प्रकार से यहां पर क्या है, वी उपसर्ग है और आ उपसर्ग है और धी मूल शब्द है, यहां पर उप उपसर्ग है, आ उपसर्ग है और धी मूल शब्द है। ये देखने में तीनों छोटे लग रहे थे, लेकिन तीनों में 2-2 उपसर्ग थे। अध्यापक देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन यहां पर अधि उपसर्ग है, आप मूल शब्द है, अक प्रत्यय है, शब्द क्या बना बोलो, अध्यापक बना। बहुत सारे लेखक बंधु भी अध्यापक में अधि और आ 2 उपसर्ग मान लेते हैं, जो कि किसी भी दृष्टि से संगत नहीं है। करना मत, फेल हो जाओगे, ये ध्यान रखना। तो बात छोटी सी है कि हमें यह देखना होगा कि भाई कौन सा शब्द माने उपसर्ग जुड़ता कैसे है। अब क्योंकि धी मूल शब्द है, वी जोड़ दोगे तो क्या बनता है, विधि। और यदि मैं इसमें उपाधि, उप और आ जोड़ा तो उपाधि बन गया। एक होता है आधि, एक होता है व्याधि। हम सभी जानते हैं आधि व्याधि के दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं। एक होता है समाधि, एक होता है विधि, एक संधि। संधि में भी क्या है, सम उपसर्ग है और धी मूल शब्द है। बोलो है कि नहीं है? धियो योना, धी बुद्धि को कहते हैं, जो धारण करती है ज्ञान को, विज्ञान को, नैतिकता को, चरित्र को, अनुशासन को, विद्या को जो धारण करती हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, बुद्धि है। क्योंकि बुद्धि, बुद्ध मानी जागना, जो तुम्हें जगाती है वो बुद्धि है। घीर, धीर विद्या, घी शब्द भी आता है, धी शब्द भी आता है। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि हार मूल शब्द था, आ जोड़ा तो क्या बोला, क्या बना बोलो, आहार बना। निर जोड़ दिया तो 2 उपसर्ग हो गए। तो यहां पर इस कक्षा में आपका ध्यान पूरी तरह से एकाग्र होकर के यहां पर यह सीखना है कि कोई शब्द में कितने उपसर्ग जुड़ सकते हैं। निराहार शब्द से मैंने लिया कि निराहार शब्द में जैसा कि एक निर है, दूसरा आ है और हार मूल शब्द है, उसी प्रकार से बहुत सारे शब्द होते हैं जिसमें एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब ये हार शब्द था, इस हार के साथ मैंने आ जोड़ा तो आहार, निराहार, सम जोड़ा तो क्या बना बोलो, संहार बना, और उप जोड़ा तो एक नवीन नया अर्थ आ गया, शब्द क्या बना, उपहार। और अनु जोड़ा तो शब्द क्या बना, अनुहार। परि जोड़ा तो, प्रति जोड़ा तो क्या बना, प्रतिहार। परि जोड़ा तो परिहार, और प्र जोड़ा तो बोलो क्या हुआ, प्रहार शब्द हो गया। शब्द तो एक ही था। और देखिएगा, नि जोड़ूंगा तो निहार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, निहार, निहारना। तो एक ही शब्द था, उस एक शब्द से अनेक शब्दों का निर्माण मैं कई से कर सकता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि उपसर्ग जो है वो हिंदी का ब्रह्मा है। जिस प्रकार एक ही ब्रह्मा ने अनेक विध सृष्टि का निर्माण किया, उस प्रकार भाषा में उपसर्ग भी अनेक प्रकार के एक ही पिंड से,
उस कुम्हार की भांति, उस सर्जक की भांति, उस जो है उस कलाकार की भांति, जिस प्रकार कुम्हार एक ही पिंड से, मिट्टी के पिंड से अनेक प्रकार के तरह तरह के भांति भांति के बर्तनों का निर्माण कर देता है, पात्र बना देता है, ठीक वैसे ही उपसर्ग भी एक ही शब्द में जुड़ करके अनेक प्रकार के शब्दों का निर्माण कर लेता है। अब देखिएगा, हमें यह ध्यान रखना है कि अभी तक जो मैंने आपको बताया वो ये था कि उपसर्ग क्या है, किस तरह से है, अर्थ क्या है, आगे जुड़ते हैं पीछे जुड़ते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। फिर ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द के मूलार्थ में परिवर्तन कर दे, समझ में आ गई होगी, उसका अर्थ बदल दे, किसी नए अर्थ की प्राप्ति करा दे, नया शब्द बना दे, अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दे, या जो है किसी मूल शब्द की दशा और दिशा का निर्धारण कर दे, उसका नाम क्या है, बोलो, उपसर्ग है। और उसके बाद में मैंने आपको यहां पर यह बताया था कि एक ही शब्द थे, इस एक शब्द से कितने शब्दों का निर्माण हो गया, कोई शब्द किस प्रकार से बनेगा, यह भी हमें ध्यान रखना होगा। उसके बाद में ये एक हमारे पास देश शब्द था, उस देश शब्द से हमने कितने शब्द बना लिए। अब आप कल्पना करो कि हमारे पास यदि उपसर्ग नहीं होते तो हमारी क्या गति होती। अब आगे ध्यान रखिएगा, एक और नई चीज मैं आपको बताना जा रहा हूं कि उपसर्ग जो है वो शब्द नहीं होते, शब्द नहीं होते हैं, क्या होते हैं बोलो, शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं बोलो, शब्दांश होते हैं। और कैसे होते हैं देखो, और शब्दांश, पहली बात तो शब्दांश का मतलब ऐसा है, शब्दांश मानी ऐसा शब्द जिसका भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सके। ऐसा शब्द या ऐसे शब्द जिनका भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, उसका नाम शब्दांश है। तो बहुत सीधी सी बात है कि दूसरी परिभाषा निकलती है कि उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से भाषा में प्रयोग नहीं होता। क्योंकि उपसर्ग जो है, इधर देखिएगा, उपसर्ग जो है वो शब्द नहीं है, क्या है, शब्दों के अंश है, शब्द धन अंश है। और शब्दांश का स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयोग या भाषा में प्रयोग नहीं हो सकता, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने कहा कि सुरेश रमेश का पुत्र है, या मैंने कहा कि राम बुद्धिमान है। ये दो वाक्य, दो शब्द मैंने लिखे, ऐसे हजारों शब्द लिख सकते हैं। या जैसे मैंने कहा कि मैं उसके समीप खड़ा हूं, या मैं उसके खड़ा हूं, इस प्रकार से मैंने एक वाक्य लिखा। अब देखिएगा, कुछ उपसर्ग हैं, जैसे अ उपसर्ग है, अ का अर्थ क्या होता है बताओ, अ उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? नहीं, रहित, अभाव अर्थ। क्या होता है? अभाव अर्थ। जैसे मैंने कहा योग, योग में अ जोड़ा तो क्या हुआ? अयोग। इसका मतलब क्या हुआ? जो योग नहीं है। अरे योग वहा में अ जोड़ करके मैंने बताया था ना, लंबा छोटा अयोग वहा। तो जैसे मैंने कहा राम बुद्धिमान है, अब मुझे उसको जोड़ना है कि राम बुद्धिमान नहीं है, तो मैं ऐसे नहीं कह सकता कि राम बुद्धिमान अ है, लिख सकता हूं क्या? या राम बुद्धिमान सु है, या राम बुद्धिमान कु है, ऐसा नहीं लिख सकता। मैंने कहा मैं उसके खड़ा हूं, मैं ऐसे नहीं कह सकता कि मैं उसके उप खड़ा हूं, कह सकता हूं क्या? अरे उप का अर्थ क्या बताया था? समीप। इसलिए किसी मैंने कहा कि मैं उसके जा रहा हूं, मैं ऐसे नहीं कह सकता कि मैं उसके अनु जा रहा हूं, अनु मानी पीछे।
तो स्वतंत्र रूप से भाषा में प्रयोग नहीं होता। यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। इसके अलावा उपसर्ग और मूल शब्द के मध्य लिखो संधि या संयोग या समास, इनमें से उपसर्ग और मूल शब्द के मध्य संधि, संयोग, समास, इनमें से किसी भी एक या एक से अधिक प्रक्रिया के अनुसार निर्माण किया, शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण बात है। कैसे? जैसे मैंने कहा कि जैसे मैंने एक शब्द किया, उप शब्द है, एक मेरे साथ शब्द है योग, और उप और योग को मैं जोड़ दूंगा, शब्द क्या बना? बोलो उपयोग। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि उपयोग शब्द में उपसर्ग कौन सा है? बोलो उप है। मूल शब्द क्या है? क्यों? कैसे पता चला योग मूल शब्द है? क्योंकि कु जोड़ते हैं तो कुयोग बनता है, सु जोड़ते हैं सुयोग बनता है, आ जोड़ते हैं अयोग बनता है, अनु जोड़ते हैं तो अनुयोग बनता है, सम जोड़ते हैं संयोग बनता है, प्र जोड़ते हैं तो प्रयोग बनता है। बात समझ में आ गई ना? तो भैया ये उपयोग जो शब्द है वो किस प्रक्रिया से निर्मित है? ये ऐसा प्रश्न आ जाए तो केवल उपसर्ग प्रक्रिया से निर्मित है। किससे निर्मित है? बोलो उपसर्ग प्रक्रिया से। अब जैसे मैंने एक शब्द लिया उप, एक शब्द लिया आ और एक शब्द लिया युक्त। अब यहां पर प में अ और अ मिलकर के आ बन गया, और उप आयुक्त नहीं कह करके मैं शब्द क्या लिखूंगा? बोलो उपायुक्त। क्या लिखूंगा? यदि मैं इसकी जगह उपयुक्त लिख देता तब तो यहां पर उप अलग शब्द था, युक्त अलग शब्द था, संयोग हो गया। तो ये उपयोग शब्द जो है वो उपसर्ग की प्रक्रिया में, उपसर्ग की संयोग प्रक्रिया से निष्पन्न शब्द था, उपयोग और उपयुक्त। लेकिन मैंने आपसे कहा कि उपायुक्त शब्द का निर्माण कई से हुआ। यदि बात मैं यह कह देता हूं तो क्या होगा? क्योंकि उप उपसर्ग था, आ उपसर्ग था, युक्त मूल शब्द था। अब मैं उप आयुक्त नहीं कह करके क्या कह रहा हूं? उपायुक्त। तो उपायुक्त जो है शब्द निर्माण की किस प्रक्रिया से संपन्न है? तो इसको मैं कह सकता हूं कि उपसर्ग और संधि दोनों प्रक्रियाओं से बना हुआ शब्द है। उपायुक्त, ध्यान दीजिएगा, उपायुक्त जो शब्द हैं वह उपसर्ग और संधि इन दोनों ही क्रियाओं से निर्मित है। यदि मैंने एक शब्द ले लिया, अनु शब्द ले लिया और एक सार जोड़ दिया तो यहां पर सीधा सीधा संयोग है। लेकिन यदि मैंने अनु के साथ में अय जोड़ दिया होता तो शब्द क्या बनेगा? बोलो अन्वय। क्या बनेगा? और ये अन्वय जो शब्द है ये उपसर्ग तो है ही है, लेकिन साथ साथ में उपसर्ग के साथ में यण संधि का भी उदाहरण है। इसलिए उपसर्ग और संधि इन दोनों प्रक्रियाओं से निर्मित है। अब हमें जैसे एक शब्द लिया मैंने उद, एक उपसर्ग लिया उद, एक शब्द लिया योग और शब्द क्या बना दिया? बोलो उद्योग। क्या बना दिया? अब उद्योग में यदि मैं आगे इक प्रत्यय जोड़ देता हूं तो उ जो है उसका क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा, द्यो का द्यो रहेगा और ये ग हलंत होते हुए इक जुड़ जाएगा तो शब्द क्या बनेगा? औद्योगिक। क्या बनेगा? अब परीक्षक यदि आपसे प्रश्न कर ले कि निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, और ये चार शब्द दे दिए, उपायुक्त दे दिया, आपको उपयोग दे दिया, औद्योगिक दे दिया, तो किस में? बोलो औद्योगिक में। क्यों है? क्योंकि इसमें उद उपसर्ग है, योग मूल शब्द है और प्रत्यय कौन सा है? बोलो इक प्रत्यय है। कौन सा है? तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इन छोटी छोटी बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब औद्योगिक में कहीं भी उद नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे मेरे पास एक शब्द था उप, एक मूल उपसर्ग था नी, वेश मूल शब्द था, मैंने इनको संयोग कर दिया और शब्द क्या बना? बोलो उपनिवेश। उपनिवेश शब्द में आपसे कोई उपसर्ग पूछे तो दो है, पहला उप है और दूसरा नी है, और इसके साथ में यदि मैंने इक प्रत्यय जोड़ दिया होगा तो उ का औ हो जाएगा और ये शब्द क्या बन जाएगा? बोलो औपनिवेशिक। और औपनिवेशिक में भी यदि आपसे कोई पूछे तो आपको सीधा साफ जवाब देना चाहिए
कि उप उपसर्ग है, नि उपसर्ग है, वेश मूल शब्द है और इक प्रत्यय है। कहने का मतलब यह है कि आरंभ में यहां पर मूल शब्द के आरंभ में उपसर्ग जुड़ा है, अंत में क्या जुड़ा है बोलो, प्रत्यय जुड़ा है, और बीच में क्या है बोलो, मूल शब्द है। तो कोई भी शब्द बनने की जो प्रक्रिया है, पहले उपसर्ग होगा, फिर मूल शब्द होगा और फिर क्या होगा, प्रत्यय होगा। हिंदी में जो शब्द निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें इस प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है, पहला उपसर्ग है, फिर मूल शब्द है और फिर प्रत्यय है। दूसरी जो विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में जब कभी भी उपसर्ग संबंधी प्रश्न आए तो वहां पर आपको ये अलर्ट हो जाना चाहिए, दिमाग में पहले से चाबी भर लीजिएगा कि उपसर्ग वाला प्रश्न पूछेगा तो मैं संधि भी दिमाग में रखूंगा और प्रत्यय भी दिमाग में रखूंगा और समास भी दिमाग में रखूंगा। अब मैं आपसे अनुसार शब्द में समास पूछता हूं तो अनु उपसर्ग जुड़ गया, तो जहां पर अनु उपसर्ग जुड़ गया वहां पर अव्ययभाव समास हो गया। क्या हो गया बोलो? तो ये प्रक्रियाएं आपस में मिली हुई है। यहां पर यह जान लेना आवश्यक है कि हमें शब्दों को जोड़ना भी आना चाहिए और शब्दों को तोड़ना भी आना चाहिए, फिर पूरा जहां हमारे कब्जे में है। और यदि यह नहीं आता तो आप 4 किताबें पढ़ के और कोई परीक्षा पास कर लो तो मुझे बता देना। आपको खुद को तपना पड़ेगा, खुद को शब्द के अंदर झांकना पड़ेगा। हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर आ तो औ रहा है, लेकिन यार मूल शब्द पूछ ले तो क्या है बोलो, उप है। मूल उपसर्ग क्या था, उप। ये उ का औ तो उस इक के कारण बन गया, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपसे कोई पूछता है कि निम्न में से किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, लिखो। पहला मैं आपको दे दिया आजानुबाहु, दूसरा मैंने आपको दे दिया आरण्यक, तीसरा मैंने आपको दे दिया आवश्यक, और एक दे दिया आनुपातिक। प्रश्न आपका है कि निम्न में से किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जितने भी इस क्लास को सुन रहे हैं वो अपना अपना टेस्ट कीजिएगा। मैं तुरंत बताने वाला हूं कि आ उपसर्ग किसमें है और किसमें नहीं है, लेकिन एक बार अपने आप को जांच लीजिएगा। आप जो मेरे सम्मुख हैं वो मुझसे बात भी कर सकते हैं, बताइए। ए, बाकी में नहीं है। चलिए यहां भी एक बार फिर आप सभी राइट हो गए। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। होता क्या है कि हम इसको आ को देखते हैं और तुरंत पकड़ लेते हैं कि आ इधर आ जा तुम, और 2 नंबर अकाउंट में जोड़ भी लेते हैं, और घर जाके देखते हैं तब कहते हैं ओले हो गई गड़बड़। यह समस्या आपको नहीं हो, इसके लिए आपको क्या जानना पड़ेगा, संधि भी जाननी पड़ेगी और प्रत्यय भी जानना पड़ेगा, तब आप उपसर्ग के साथ न्याय कर सकते हो। अन्यथा यह उपसर्ग आपके साथ कभी भी अन्याय कर सकता है, ध्यान रखना। मेरा प्रश्न तो यह है कि निम्न में से किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब मैंने पहला यह शब्द लिया तो यहां पर मूल शब्द क्या है बोलो, है अरण्य शब्द है, और अरण्य में मैंने कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया, अक जोड़ दिया, तो अक जोड़ने से अ का आ हो जाता है। नायक, कायक, गारक, शिक्षक, कृषक, सर्जक, मारक, धारक, संहारक, विधायक, ये जितने भी शब्द हैं वो अक प्रत्यय से निष्पन्न है। इसलिए अरण्य मूल शब्द था, इस अक के प्रभाव के कारण ये अ भाई साहब जो थे वो क्या बन गए, आ बन गए। लेकिन दिखाई देने में तो क्या दिख रहा है, आ दिखाई दे रहा है।
और आवश्यक में मूल शब्द अवश्य था और अगेन एक अक प्रत्यय आया, तो इस अक के कारण ये अ जो था उसका क्या बन गया, आ बन गया, और शब्द क्या बनता है, आवश्यक। और इसी प्रकार से यहां पर एक शब्द था अनु और एक मूल शब्द था पात और एक प्रत्यय जोड़ दिया, तो अ जो था उसका आ बन गया, प्रत्यय जोड़ते हुए मूल शब्द के अंतिम वर्ण को स्वर रहित करते हुए त को हलंत करते हुए इक वाला ई आरंभ में उसमें जोड़ देंगे, तो शब्द क्या बनेगा, आनुपातिक। छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन छोटी छोटी बातों को यदि आपने गांभीर्य से सीखा तो बहुत आनंद भी आता है। इस संसार में शब्द से बड़ी महत्ता और सत्ता इस सृष्टि पर किसी की भी साबित नहीं हो सकी है। इसलिए शब्दों के विषय में हमें विशेष सतर्कता और जागरूकता की आवश्यकता है। अब इसमें जानु मूल शब्द है, बाहु मूल शब्द है, आ उपसर्ग है, ये ध्यान रखो। इसलिए आपका आ उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है, आ जानु बाहु में हुआ है। किसको कहते हैं आ जानु बाहु, जानू किसको बोलते हैं, हैं? हाँ, वो जानू अलग होता है, जान से ज्यादा चाहने वाले को, है ना, ये जानू नहीं है यहां पर। हाँ, ये जानू का मतलब होता है घुटना। क्या होता है बोलो, घुटना। इसी को चाहिए अभी, है ना, तो ज्यादा आनंद आएगा। तो जानू मानी क्या होता है बोलो, घुटना होता है। बाहु भुजाओं को कहते हैं, तो जिसकी भुजाएं आ जानू मानी आ मानी तक, जैसे मैं आकंठ खड़ा रहा मानी कंठ तक पानी था। आजीवन जीवन मानी जीवन पर्यंत। तो आ जानु बाहु ऐसा ऐसा जिसकी बाहु जानू मानी घुटने तक भगवान श्री राम का विशेषण बनता है और बहुब्री समास का उदाहरण बनता है। विशेषण है भगवान श्री राम का आ जानु बाहु। अब यदि मैं आपसे यह प्रश्न कर लूं, यदि मैं आपसे यह प्रश्न करूं, लिखिएगा, किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रश्न में गलत भी लिख सकता हूं, ध्यान रखिएगा, उत्तर आपको देना है। उपसर्ग बताना है कि सु का पहला शब्द है स्वाभिमान, दूसरा शब्द है स्वार्थ, स्वांग, और चौथा शब्द है स्वल्प। बताइए, सोचिए, किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बताइए। यहां पर सभी की गाड़ी अड़ गई है, और इसमें मैं यदि एक आपके साथ में ये स्वागत लिख दूं तो अब कितने खुश हैं आप, है ना, सबको बिल्कुल जो है एकदम रिलैक्स हो गए हैं कि स्वागत में है। चलिए मैं खोलता हूं इसकी हकीकत को। देखिए, एक हिंदी में उपसर्ग है सु और एक उपसर्ग है स्व। सु का मतलब होता है अच्छा और स्व मानी स्वयं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं। एक उपसर्ग है सु, एक है स्व। सु उपसर्ग का मतलब होता है अच्छा, सुंदर, अनुरूप, और स्व मानी स्वयं, अपने आप। स्वागत में आगत मनी आया हुआ, सु मनी शोभन है जिसका आगमन, उसी का हम करते हैं स्वागत। जिसका आना हमें अच्छा नहीं लगता उसका स्वागत हम कैसे करते हैं हमारा जीव ही जानता है। इसी प्रकार से
अब यहां पर देखिएगा, स्वाभिमान का सुंदर अभिमान अर्थ होता है क्या? स्वाभिमान किसको बोलते हैं? खुद का अभिमान। अब बात समझ में आ गई ना? तो संधि छेद कर लो अपने आप, मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं है। एक स्व है, एक अभि है और एक मान है, तो दो उपसर्ग हैं, स्व अभि और मान। स्वाभिमान दीर्घ संधि का उदाहरण है। और एक शब्द है स्वार्थ। अब बताओ इसमें से उपसर्ग है क्या? इसलिए मैं कहता हूं कि तोता रटना मत बनो, है ना। खुद यदि सीख लोगे चीजों को तो जीवन में काम आएगी। अरे भाई, सुंदर अर्थ को स्वार्थ नहीं कहते हैं, स्वयं का जो अर्थ चाहता है वो स्वार्थ है। ई जोड़ दोगे तो स्वार्थी बन जाता है। स्वार्थी विशेषण है, स्वार्थ भाववाचक है, और स्वार्थी जो है वह स्त्रीलिंग का शब्द है, विशेषण। बोलो स्वांग में है क्या? बोलो है क्या? वेरी गुड। देखो अपना आप, मैं कह रहा हूं हिंदी का मतलब मैथ्स है, हिंदी नहीं है। इसमें कोई तर्क के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। तो सु और अर्थ नहीं, अंग नहीं हो सकता। यहां पर इसका सही संधि छेद होगा स्व अंग। स्वयं के जो अंग है उसको क्या बोलते हैं? स्वांग। हालांकि स्वांग शब्द का एक अन्य जो है लाक्षणिक अर्थ भी होता है, जो अपने अंगों को छोड़ करके किसी अन्य के अंगों धारण कर लेता है, उसको हम बोलते हैं स्वांग कर रहा था। वो क्या कर रहा था? अब यहां पर सु है, सीधा सीधा दिख रहा है अपने को, क्योंकि यहां पर स्व और लप नहीं है। सु मानी अल्प ही अच्छा है। हमारी संस्कृति का बड़ा ध्येय वाक्य है, अल्प ही अच्छा है, स्वल्प। इसी प्रकार से स्वागत जो शब्द है उसका संधि छेद होगा, सु उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, और गत मूल शब्द है, क्योंकि वी जोड़ दे तो विगत बनता है, और सम जोड़ देते हो तो संगत बनता है, आ जोड़ देते हो तो आगत बनता है, अनु जोड़ देते हो तो अनुगत बनता है, तो गत मूल शब्द है। और संस्कृत वाले विद्यार्थी ध्यान दें, गत जो शब्द है उसमें गम धातु है, और गम धातु में क्ता प्रत्यय है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बार बार कह रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। और इसी प्रकार से यदि मैं आपसे कहूं कि स्वतंत्र शब्द है, ये सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज करने वाले, संदेह उत्पन्न करने वाली चीजें हैं, उसी को मैं पढ़ा रहा हूं। बाकी उपसर्ग ऐसे पढ़ाऊं तो 6 महीने लगे। लेकिन जहां पर बहुत ज्यादा संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है, मैं केवल उन्हीं बातों को करने के लिए आपके यहां पर आता हूं। सामान्य बातें आप सभी जानते हैं। अब मैंने कहा स्वतंत्र शब्द का बोलो सु उपसर्ग है क्या? यदि अभी भी आप हां कह रहे हो तो मुझे जाना चाहिए यहां से। अरे भाई, स्वतंत्र का अर्थ क्या है? पहले किसी भी शब्द का अर्थ देखो, उसके बाद में निर्णय करो कि उपसर्ग है कि नहीं है, कौन सा है। रीट परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न लिखो। एक शब्द है अनुत्तर, लिखो। एक है अनुत्तर, अनुपयोगी, अनुत्साह, अनुदित। प्रश्न ये रहा, किस शब्द में अनु उपसर्ग का